यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन इस क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स का बीटा डीके ट्रांजिशंस रूल्स के बारे में पहले से प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। आज मैं दोबारा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके इसमें कुछ टाइप की आपको न्यूक्लियर बीटा ट्रांजिशन रिएक्शंस गिवन होगी, जिसमें अपन को ये फाइंड आउट करना होगा कि वो किस ट्रांजिशन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है। मतलब अपने पास जीटी ट्रांजिशन, फर्मी ट्रांजिशन, दो टाइप के रूल्स होते हैं। तो पहले अपन बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जीटी ट्रांजिशन रूल कहाँ एप्लीकेबल होते हैं और फर्मी ट्रांजिशन रूल्स कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बीटा ट्रांजिशन की बात करूं। बीटा ट्रांजिशन बाय मीन्स ए न्यूक्लियस, इन ए न्यूक्लियस by converging of the nucleons, means a proton convert to in neutron, otherwise neutron convert to in proton, emit two type of electrons, beta particle and neutrino. ठीक है, these are interact by the weak interaction. इस फेनोमेना को अपन बीटा ट्रांजिशन कहते हैं। तो अपने पास कोई भी रिएक्शन होती है उसका एक सिलेक्शन रूल बनता है, बीटा ट्रांजिशन रूल्स बोलते हैं या उसको सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं। सिलेक्शन रूल्स का मतलब होता है कि वो जो रिएक्शन है वो अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी। तो अलाउड ट्रांजिशन या अलाउड सिलेक्शन रूल या फॉरबिडन सिलेक्शन रूल किस के बेसिस के ऊपर डिसाइड किए जाते हैं? बाय द कन्वर्जिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंड पेरिटी, डिफरेंट टाइप कंजर्वेशन नंबर्स होते हैं। तो उनके बेसिस पे सिलेक्शन रूल्स क्या किए जाते हैं? डिफाइन किए जाते हैं। तो अपने यहाँ बीटा ट्रांजिशन में पहले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ओरिएंटेशन के बेसिस पर दो टाइप के बीटा ट्रांजिशन रूल्स डिफाइन किए गए। वो कौन से हैं? देखिए, एक है फर्मी ट्रांजिशन रूल, दूसरा गैमो टेलर ट्रांजिशन रूल, इसको शॉर्ट में जीटी ट्रांजिशन कहते हैं। तो जीटी ट्रांजिशन रूल कहां एप्लीकेबल होते हैं, फर्मी ट्रांजिशन रूल्स कहां एप्लीकेबल होते हैं, और वो बीटा ट्रांजिशन में। तो बीटा ट्रांजिशन में क्या होता है? न्यूक्लियस से दो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, लाइक बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो। तो पहली कंडीशन है कि दे मे बी इमिट इन सिंगलेट स्टेट एंड दे मे बी इमिट इन ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स शुड बी हैव द स्पिन इज एंटी पैरेलल, is known as singlet state emission, or this type emission transition is follow the Fermi transition selection rules. Or if our both our electrons have the parallel spin, by means in the triplet state transition, ठीक है। तो दिस टाइप ट्रांजिशन फॉलो द जीटी ग्रेमो टेलर ट्रांजिशन रूल। मतलब बीटा ट्रांजिशन में जो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी स्पिन ओरिएंटेशन दो टाइप की मान ली, पैरेलल स्पिन और मे बी एंटी पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन बेसिस ट्रिपलेट स्टेट ट्रांजिशन और फॉलो द जीटी ट्रांजिशन रूल्स, और जो सिंगलेट स्टेट करस्पॉन्डिंग रूल्स होते हैं उसको फर्मी ट्रांजिशन रूल्स कहते हैं। बेसिक डिफरेंस हो गया ट्रांजिशन दो। फिर इन ट्रांजिशन रूल्स को भी डिफरेंट टाइप के अलाउड फॉर फॉरबिडन रीजन में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब सुपर अलाउड एक होता है, नॉर्मल अलाउड एक होता है फॉरबिडन, जिसमें कई कई फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, मतलब दोनों में जीटी और फर्मी ट्रांजिशन दोनों में ही दोनों टाइप के होंगे।
तो इसमें फिर क्वेश्चन अपने पास आ गया कि 3 टाइप की कैटेगरी, सुपर अलाउड ट्रांजिशंस, दूसरा नॉर्मल अलाउड ट्रांजिशंस, तीसरा फॉरबिडन ट्रांजिशंस, जिसमें कई फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप फॉरबिडन, थर्ड टाइप फॉरबिडन और डॉट, जो सेम जीटी में भी होंगे और फर्मी रूल्स में भी होंगे। तो पहले तो अपन अलाउड में और फॉरबिडन में डिफरेंस ले लें। तो अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन में तो सिंपल सा डिफरेंस है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस विच आर फॉलो द स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन विथ पेरिटी कंजर्वेशन, मतलब जिनमें पेरिटी कंजर्वेशन होता है वो होते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, और जिसमें पेरिटी कंजर्वेशन नहीं होता है वो होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। सीधी सी सिंपल डिफरेंस ये है। जिनमें स्पिन कंजर्वेशन होता है वो अलाउड ट्रांजिशंस, और जिसमें स्पिन कंजर्वेशन नहीं होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन। फिर दूसरा, क्या अपने पास सुपर अलाउड या नॉर्मल अलाउड में क्या डिफरेंस है? तो वो ट्रांजिशंस जिसके अंदर देखो इस ट्रांजिशन को अपन सुपर अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन को रूल को अपन एक क्वांटम नंबर के बेसिस पर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस स्पिन आई, टोटल एंगुलर मोमेंटम is equal to total orbital momentum plus total spin momentum. Change in total angular momentum of nucleus by this transition is sum of a orbital momentum change plus spin momentum change. तो यदि अपने पास अलाउड ट्रांजिशंस है और वहां पर डेल्टा एल की वैल्यू इज शुड बी 0, these type of transitions are allowed in this orbital quantum number remain unchanged. तो मतलब केवल डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा। अब वो फिर अपन 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, जीटी ट्रांजिशन और फर्मी ट्रांजिशन। तो जो डेल्टा आई फॉर द फर्मी ट्रांजिशन सिंगलेट स्टेट है तो डेल्टा इज 0, और फॉर द जीटी ट्रांजिशन ±1 मतलब 1 होगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज इन बीटा ट्रांजिशन इज 0 देन एंड वेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 आर नॉट द अलाउड फर्मी ट्रांजिशन, और जिसमें डेल्टा एच बराबर ±1 एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 आर नॉन द जीटी अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, और इफ डेल्टा एल नॉट 0 आर कैटेगराइज इन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, और इसमें फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन गेट डेल्टा एल बराबर 1 मतलब ±1, फर्स्ट फॉरबिडन टाइप ट्रांजिशन, डेल्टा एल बराबर ±2 सेकेंड टाइप फॉरबिडन ट्रांजिशंस, डेल्टा एल बराबर ±3 थर्ड टाइप फॉरबिडन ट्रांजिशंस, और डेल्टा एल बराबर 0 आर अलाउड ट्रांजिशंस। और जीटी और फर्मी में डिफरेंस तो कहां से आएगा? डेल्टा एस से, कि डेल्टा एस की 0 वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्मी ट्रांजिशन, और डेल्टा एस बराबर पैरेलल स्पिन 1 जी अलोंग टू जीटी ट्रांजिशन। ये इसके अंदर डिफरेंस होता है, सिंपल सा। बीटा ट्रांजिशन 2 टाइप के, दोनों टाइप में डिफरेंस, और ये 3 टाइप की जो अलाउड, पहले में सुपर अलाउड नॉर्मल अलाउड को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले में केवल अलाउड और फॉरबिडन। कि अलाउड कौन से होते हैं? स्पिन पेरिटी कंजर्व होती है, नोट पेरिटी कंजर्व नहीं होती। और यहां पर अपन क्वांटम नंबर के बेसिस पर कैसे डिफाइन करते हैं?
कि डेल्टा एल इजकल टू जीरो जिस ट्रांजिशन में अलाउड होते हैं, और डेल्टा एल बराबर नॉट जीरो प्लस वन माइनस टू माइनस टू आर फॉरबिडन, और जिसके लिए अपन जीटी और फर्मी के लिए डिफरेंट डेल्टा एस, जी फर्मी के लिए हमेशा डेल्टा एस जीरो और जीटी के लिए वन, क्यों पैरेलल स्पिन होती है, तो ये अपने पास डिफरेंस होता है। तो मतलब सारे अपन किसी भी टाइप का न्यूक्लियस बीटा प्रोसेस दे दिया जाए तो अपन उसका किस टाइप का ट्रांजिशन होगा, वो फर्मी ट्रांजिशन होगा, जीटी होगा, अलाउड होगा, सुपर अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा, तो किस टाइप का होगा अपन फाइंड आउट इस एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। तो सुपर अलाउड में और नॉर्मल अलाउड में एक डिफरेंस है कि ट्रांजिशन अलाउड तो है लेकिन फेवरेबल भी है। सुपर में फेवरेबल का मतलब जब एक प्रोटॉन स्टेट दूसरी प्रोटॉन स्टेट में चेंज होती है, मतलब एक न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन में चेंज होता है, लेकिन पहले जो प्रोटॉन की चार्ज स्टेट थी, एनर्जी लेवल था, वो एनर्जी लेवल है, तो वो फेवर्ड होता है। मतलब जैसे मान लो कि पहले प्रोटॉन था 1p3/2 में, तो प्रोटॉन था, यहां 4 प्रोटॉन हो सकते हैं, मान लो पहले से 2 थे प्रोटॉन, एक कन्वर्ट होकर आ गया न्यूट्रॉन से, और वो भी किस एनर्जी लेवल में, चार्ज लेवल इज सेम, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर नॉट चेंज्ड। यदि इसका न्यूक्लियस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम चार्ज एनर्जी लेवल में है, तो फेवर्ड अलाउड होते हैं, इसको सुपर अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। और यदि अपने पास अलाउड तो है लेकिन जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, उस प्रोटॉन का जो एनर्जी लेवल स्टेट है वो पहले वाले जो प्रोटॉन से एनर्जी लेवल स्टेट से क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब ये पहले से कंप्लीट था, तो इससे जस्ट ऊपर वाले 2s1 हाफ में या p हाफ में प्रोटॉन जाएगा, तो उसका एनर्जी लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो अलाउड तो था लेकिन फेवरेबल नहीं था, इसको नॉर्मल अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। ये अपने पास एक ट्रांजिशन थ्योरी की सीक्वेंस है। अब मैं फिर एक मैथमेटिकली जो अपन फर्मी क्यूरी प्लॉट डायग्राम आता है, जिसके बेसिस पर भी ट्रांजिशंस को सुपर अलाउड, नॉर्मल अलाउड, फॉरबिडन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, एक मैथमेटिकली लाइफ टाइम वैल्यू से हाफ लाइफ वैल्यू होती है रेडियोएक्टिव में। ऐसा अपन फॉर्मूला पीछे बैक में आप देखोगे, टी हाफ इज इक्वल टू अपन 0.693 लैम्डा नोट करते हैं, और ये जो लैम्डा है इसकी जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी 0 से p मैक्सिमम, यदि मोमेंटम स्पेस है तो वहां पर अपन कैपिटल P का जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बीटा डीके होता है उसका पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं। तो इस लैम्डा की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट आ जाती है x, और एक इंटीग्रेशन बचता है, उस इंटीग्रेशन को अपन f नाम देते हैं, स्मॉल f भी देते हैं, कैपिटल f भी देते हैं, रिलेटिवली पैरामीटर से मल्टीप्लाई करके। फिर यहां पर जब वैल्यू रखते हैं अपन टी हाफ 0.693, कोई कांस्टेंट f और f, ये f कोई इंटीग्रेशन होता है, तो अपने पास f तो टी हाफ ऐसे नोट करते हैं, वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब कहने का मतलब टी हाफ का f का मल्टीप्लेक्शन है, ये टी हाफ इजकल टू कोई 0.93 अपॉन x, जहां x इज द फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट, या डॉटर न्यूक्लियाई टू पेरेंट न्यूक्लियाई, या पेरेंट न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई। एक मैट्रिक्स है जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो इस टाइप की न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इस F2 की वैल्यू के रेंज के बेसिस पर अपन बीटा ट्रांजिशंस को कैटेगराइज्ड करते हैं। कैसे? जहां रेंज आपको छोटा, कई बुकों में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप की रेंज होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स का फर्क होता है। कि पहला होता है इफ एफ टू हाफ इज लाइज बिटवीन 3 to 4, कहीं में आपके पास 2.7 से 3.7 तक भी आता है, ठीक है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू रेंज है। यदि किसी भी बीटा ट्रांजिशन रेडियोएक्टिविटी के लिए एफ टू हाफ की वैल्यू 3 से 4
के मिड में है तो वो सुपर अलाउड ट्रांजिशन होता है। दूसरा, इसकी वैल्यू यदि एप टू हाफ 4 से लेकर या 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में, कई रेंज में 4 से लेकर 5 का भी आता है, 5.5 तक आता है, इस रेंज में इसकी वैल्यू होती है, वो नॉर्मल अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो मतलब ये F2 वैल्यू के रेंज के बेसिस पर भी अपन क्या करते हैं, बीटा ट्रांजिशन, जो अलग प्रकार के अपन ट्रांजिशन होते हैं, नॉर्मल अलाउड, फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, थर्ड फॉरबिडन, इनको अपन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर भी अपन डिफाइन करते हैं। मैं आपके पास और भी रेंज बता लिख देता हूं, ये कहीं 5 से 6 भी होता है, मैंने बता दिया 0.5, कहीं 4 से 6 तक वैल्यू। दूसरा है 6 से 10, इफ एप टू हाफ यदि 6 से 10 के बीच में होता है, ये फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशंस होता है। फिर 10 से 14, 14 से 17 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉरबिडन ट्रांजिशंस की रेंज आती है। तो अपन फर्मी थ्योरी के इस जो मोमेंटम या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा भी अपन हाफ लाइफ टाइम इंटरवल के बेसिस पर एक फंक्शन एफ टू हाफ, मतलब एफ कोई इंटीग्रेशन है, कोई फिक्स वैल्यू जो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर या कांस्टेंट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू यदि इसका रेंज लाइज ये है तो उसके करोस्पोंडिंग जो अपने पास बीटा ट्रांजिशंस को इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे 10 से 14 सेकंड फॉरबिडन, 14 से 17 थर्ड फॉरबिडन, आगे अपने पास एक रेंजेस डिफाइंड होती है। ये होता है अपने पास एक बीटा ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपन एक रिएक्शंस लूंगा मैं बीटा ट्रांजिशन की, जिसमें बताना है कि किस टाइप का ट्रांजिशन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन है आर्गन 1839, ये डीके हो रहा है, पोटेशियम 1939, प्लस देखो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब अपन को इस रिएक्शन का कि ये अलाउड है या नहीं है, तो पैरिटी चेक कर लो। पहले पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की पैरिटी चेंज कर लो, यदि कंजर्व्ड है तो क्या है, अलाउड है। और दूसरा, ये फर्मी सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगी या किसको, जीटी सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगी, तो उसके लिए क्या मेजरमेंट होता है अपने पास कि डेल्टा एस, मतलब स्पिन मोमेंटम चेंज, क्वांटम जो स्पिन क्वांटम चेंज है वो क्या होना चाहिए, यदि 0 है तो फर्मी सिलेक्शन, और डेल्टा एस यदि क्या है 1 है तो क्या होगा, जीटी ट्रांजिशन रूल। दूसरा, कि यदि अलाउड है तो सुपर अलाउड है या नॉर्मल अलाउड है, तो उसके लिए अपनों क्या देखना पड़ेगा, यू प्रोटॉन स्टेट यदि सेम चार्ज स्टेट लेवल में है, जो पहले न्यूक्लियस का प्रोटॉन जो लास्ट प्रोटॉन है 3p हाफ में था या 175/2 में था, तो कन्वर्ज होने के बाद भी उसी एनर्जी लेवल में रहा, तो वो भी क्या होगा, सुपर अलाउड होगा। और यदि इसका चार्ज स्टेट लेवल यदि चेंज हो गया तो वो क्या होगा, नॉर्मल अलाउड ट्रांजिशन।
और यदि पेरिटी का जो नहीं तो फॉरबिडन रहेगा। लेकिन फॉरबिडन की भी कैटेगरी है कि फर्स्ट फॉरबिडन होगा, सेकंड फॉरबिडन होगा, थर्ड फॉरबिडन होगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है चेंज की कि 0 है तो अलाउड है ही, 0L बराबर +-1 फर्स्ट फॉरबिडन, +-2 सेकंड फॉरबिडन, +-3 थर्ड फॉरबिडन। ये अपना एक एनालिसिस स्टेप होगी। तो सबसे पहले सेल मॉडल स्ट्रक्चर से अपन पेरेंट न्यूक्लियाई की स्टेट निकालें कि यहां पर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन किस में जा रहा है, प्रोटॉन में जा रहा है। तो न्यूट्रॉन की पहले स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन निकालें। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 21। मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं। पहले पेरेंट न्यूक्लियर का एनालिसिस डेल्टा, हम अपने पास यहां इसकी काउंट कर लेते हैं कि अपने पास टोटल न्यूक्लियर स्पिन चेंज कितना है। इसका न्यूक्लियर स्पिन कितना है, पेरिटी क्या है, इसका न्यूक्लियर स्पिन क्या है, पेरिटी क्या है। सेल मॉडल स्ट्रक्चर से अपन निकाल लेते हैं और फिर दोनों में अपन डेल्टा एल, डेल्टा एस और डेल्टा आई की वैल्यू के बेसिस पर अपन पेरिटी चेंज के बेसिस पर जीटीओ फर्मी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें प्रोटॉन नंबर तो कितने हैं, 18, न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, 21। तो इसकी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन निकालने के लिए अनपेयर न्यूक्लियर, ऑड इवन न्यूक्लियाई है तो न्यूट्रॉन की सेल्स भरेंगे। तो न्यूट्रॉन की सेल्स में क्या होता है, 1s½ 1p3/2, 1s½ 1p3/2, फिर 1p1/2, 2s पहले 1p3/2, 2s½ और फिर d 5/2, 1f7/2। तो मतलब सीरीज में ये अपने पास लास्ट कैटेगरी में चला गया 7/2, 1f7/2, 1f7/2 में ये 20 के आगे अपने पास न्यूक्लियन यहां पर है। तो इसका मतलब इसका J कितना है, 7/2। और f ऑर्बिटल्स की पेरिटी क्या होगी, f के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो -1 की पावर 3 मतलब -1, तो मतलब इसका न्यूक्लियर स्पिन होगा 7/2 माइनस। इस न्यूक्लियस का क्या निकालो, पेरिटी निकालो। ये किस टाइप की न्यूक्लियस है, तो इसमें Z है 19 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। तो मतलब ओड नंबर में प्रोटॉन है। प्रोटॉन स्टेट भी देख लेंगे अपन, पहले प्रोटॉन की 18 तक और बाद में जो प्रोटॉन की 19 की यदि एनर्जी स्टेट लेवल चेंज होता है तो अपन इसको नॉर्मल अलाउड, यदि सेम एनर्जी लेवल में तो नॉर्मल। तो इस 19 के लिए भी अपन क्या कहते हैं, ग्राफ प्लॉट करो। तो अपने पास ये न्यूक्लियर पेरिटी का इसका ग्राफ आएगा 1d½ 5/2, 1d 3/2, ये चलाएगा 1d 3/2 में, 1d 3/2। तो मतलब इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है तो ये इनिशियल पेरेंट और ये फाइनल न्यूक्लियस JF क्या आएगा, 3/2। और इसकी पेरिटी पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है D की, तो मतलब पॉजिटिव। तो देखो अपने पास का मतलब पेरिटी चेंज हो गई तो निश्चित है कि फॉरबिडन हो गया। क्या हो गया, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया। फिर डेल्टा J कितना है इसमें, देखो डेल्टा J की वैल्यू 3/2 - 7/2 तो हो गया -2। जबकि डेल्टा L क्या है, तो पहले स्टेट कौन सी थी, एंगुलर मोमेंटम में डेल्टा L 3 और 2 तो मतलब 1 है।
तो देखिए अपने पास डेल्टा जे की वैल्यू डेल्टा एल प्लस 1 है, ये अपने पास स्पिन ये माइनस डेल्टा 1 जब 2 माइनस 3 तो मतलब -1 आएगा, और जबकि ये क्या है -2 तो इसके अंदर क्या है -1, मतलब एक जो इस डेल्टा एस की वैल्यू -1 है इसमें, तो डेल्टा एस की -1 है तो मतलब कौन सी स्टेट है ट्रिपलेट, तो जीटी ट्रांजिशन हो गया। तो जीटी ट्रांजिशन है और डेल्टा एल बराबर 1 है तो मतलब फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, जीटी फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया। कौन सा ट्रांजिशन हुआ है? जीटी फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। एक बार फिर समझ लो इसको कैसे काउंट करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है, बीटा ट्रांजिशन फेनोमेना की कोई रिएक्शन गिवन है, पहले अपने पास पेरेंट न्यूक्लियस है, उसका सेल स्ट्रक्चर्स है 1s½ 1p3/2 2s½ 3½ d f काउंट कर लेते हैं। उसका लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन स्टेट निकाल लेते हैं, वो न्यूट्रॉन इसमें स्पिन निकालने के लिए, पेरिटी निकालने के लिए लास्ट न्यूक्लियन 1s7/2 में आ गया अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल स्ट्रक्चर। पेरिटी पता चल जाती है तो न्यूक्लियर स्पिन पेरिटी कितनी 3/2 नेगेटिव। सेकेंड अपने पास डॉटर न्यूक्लियाई, इसका भी सेल स्ट्रक्चर मॉडल से लास्ट फ्लप न्यूक्लियन स्टेट निकाल के इसकी न्यूक्लियर स्पिन पेरिटी निकालो 3/2 प्लस आ गई। तो सबसे पहले क्या इंडिकेट होगा कि पेरिटी चेंज हो गई, तो मींस द फॉरबिडन, पहला पार्ट कि फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। फिर डेल्टा एल और डेल्टा जे चेंज निकालें, तो ऑर्बिट एफ था डी आ गया, लेस हो गया तो -1, मतलब डेल्टा एल बराबर क्या है -1 और डेल्टा जे बराबर 3/2 -2, तो इससे क्या है एक -1 कम है, तो मतलब डेल्टा एस बराबर -1 हो गया, और डेल्टा एस -1 होने का मतलब ट्रिपलेट स्टेट है। तो सिंगलेट स्टेट तो फर्मी सिलेक्शन रूल फॉलो करता है, ट्रिपलेट स्टेट जीटी ट्रांजिशन, तो जीटी ट्रांजिशन है ये। जीटी ट्रांजिशन डेल्टा वेल की वैल्यू +-1 होती है तो कौन सा होता है? फर्स्ट फॉरबिडन होता है, तो मतलब जीटी फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन रूल फॉलो कर रहा है। तो क्या इसका एनालिसिस? ये अपने पास एक रिएक्शंस के एग्जांपल को अपन सोल्व कर सकते हैं। आपके पास एक रिएक्शन क्रिप्टॉन, तो अपन इसे सोल्व कर चुके हैं। ये अपने पास ट्रांजिशन और भी कई एग्जांपल्स है आपके नोट्स में, मैंने 2 रिएक्शंस के एग्जांपल का आपको एक्सप्लेन कर दिया जिसमें अपन फर्मी ट्रांजिशंस रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जीटी ट्रांजिशन होगा, फर्मी होगा, फिर वो अलाउड होगा, सुपर अलाउड होगा। तो अलाउड में, सुपर अलाउड में चेंज करने के लिए प्रोटॉन की पहले की स्टेट एनर्जी लेवल चेंज होने के बाद में उसका चार्ज स्टेट लेवल सेम है। जैसे मान लो प्रोटॉन, इसमें देखें, अब ये तो खैर फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गई, अदरवाइज क्या देखते हैं, लास्ट का प्रोटॉन, मान लो प्रोटॉन होता वो 1f में था, तो कन्वर्ट होने के बाद भी 1f में रह जाए, मतलब पहले स्पेस कम था, उसमें स्पेस था, मतलब पूरे न्यूक्लियोनिकम नहीं थे, तो वो सुपर अलाउड होगा। लेकिन यदि 1f से अलाउड भी था, पेरिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो 1f से d में चला गया, मतलब उसका स्टेट लेवल स्टेट चेंज हो गया, चार्ज का जो लेवल स्टेट है वो चेंज हो गया, तो केवल अलाउड तो रहेगा पेरिटी से, लेकिन वो सुपर अलाउड नहीं होगा। फिर पेरिटी चेंज हो रही तो फॉरबिडन रीजन में आ गई, और फॉरबिडन की फिर फर्स्ट सेकंड की डेल्टा वैल्यू +-1 तो फर्स्ट, +-2 तो सेकंड, +-3 तो थर्ड फॉरबिडन। इस टाइप के अपन एनालिसिस करते हैं। ये अपने पास एक बीटा ट्रांजिशन के द्वारा किसी भी टाइप की बीटा ट्रांजिशन फेनोमेना को अपन उसके क्रॉसपॉन्डिंग सिलेक्शन रूल डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास देखो एक स्पेशली एक्सपेरिमेंट है जिसको अपन वूज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वो किस लिए एक्सपेरिमेंट का? वू, WUS, वो साइंटिस्ट है,
एक्सपेरिमेंट, और वो किसके लिए होता? पॉपुलेशन ऑफ पेरिटी इन बीटा डीके। जबकि अपन कहते हैं कि पेरिटी कंजर्व होती है इन द अलाउड ट्रांजिशंस में, जो पेरिटी कंजर्व नहीं होगी तो वो पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके, इसका दूसरा नाम है पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन बीटा डीके। ठीक है, तो पेरिटी नॉन कंजर्वेशन, इसको कैसे अपन एक्सप्लेन करें? कई बार एक्सप्लेन द पेरिटी पॉपुलेशन, evolution of parity in the beta decay. What do you mean by that non conservation parity in beta decay? मतलब किस बेसिस पर कह सकते हैं कि पेरिटी क्या नहीं होती? कंजर्व नहीं होती। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा प्रूव भी कर दिया कि बीटा डीके हो रहा है, अलाउड है वो ट्रांजिशन, फिर भी इसमें पेरिटी कंजर्वेशन नहीं होता। तो अपन इसको अपन प्रूव करने के लिए, लेकिन इसको हेलिसिटी के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया। आपको नाम पहले मैं वापस वहां जा रहा हूं, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस आई थी बीटा डीके में। और न्यूट्रिनो दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, कौन से? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल होता है, एक न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा प्लस प्रोसेस में इमिट होता है, ये बीटा माइनस प्रोसेस के साथ इमिट होता है, जो मोमेंटम स्पिन कंजर्वेशन के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि न्यूट्रिनो पार्टिकल में मोमेंटम एंड स्पिन मोमेंटम बोथ आर क्या होते हैं? पैरेलल। लेकिन एंटी न्यूट्रिनो में एंटी न्यूट्रिनो में अपने पास, एक बार क्लियर कर लेता हूं, पैरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पर अपन एंटी न्यूट्रिनो में दोनों पैरेलल होते हैं और न्यूट्रिनो में तो इमेज जो अपने पास एक न्यूट्रिनो है, उस न्यूट्रिनो के अंदर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली अलाइंड होते हैं। न्यूट्रिनो में एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब हेलिसिटी इसकी -1 होती है, सही। और एंटी न्यूट्रिनो हेलिसिटी +1 होती है। मतलब इसमें मोमेंटम और इसका स्पिन मोमेंटम, तो एंटी न्यूट्रिनो का नाम ऐसे दे दे अपन, ये होते हैं पैरेलल। एक हेलिसिटी पैरामीटर होता है H, जो कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्मा डॉट पी, सिग्मा म्यू डॉट पी म्यू अपॉन सिग्मा म्यू पी म्यू, या इसको अपन सिग्मा म्यू केफ डॉट पी म्यू केफ। मतलब सिग्मा म्यू क्या है? न्यूट्रिनो का स्पिन मोमेंटम और पी म्यू लीनियर मोमेंटम, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिवाइड है, तो मतलब यूनिट वेक्टर का डॉट है। और इसकी वैल्यू एक आती है +1 कॉरस्पॉन्डिंग टू किसकी आएगी? एंटी न्यूट्रिनो की। और वैल्यू इज -1, हेलिसिटी इज द -1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिनो। तो मतलब ये हेलिसिटी कंजर्वेशन के बेसिस पर अपन एक नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी इन बीटा डीके अपन डिफाइन कर सकते हैं कि अपन न्यूट्रिनो की नॉन पेरिटी कंजर्वेशन को अपन एक्सप्लेन करके इसका एग्जांपल लेते हैं। एक बार कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ ले, एक्सप्लेन द न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल या मिरर इमेज ऑफ न्यूट्रिनो इज एग्जांपल ऑफ द पेरिटी पॉपुलेशन। न्यूट्रिनो का जो मिरर इमेज होता है
वो एंटी न्यूट्रिनो की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसमें पेरिटी कंजर्वेशन नहीं होता, इसकी हेलिसिटी चेंज हो जाती है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो इसे एग्जांपल दें, मान लो अपने पास यहां एक मिरर है, ठीक है, इसकी एक्स परपेंडिकुलर है, ये मान लो इधर से कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल इसमें इमिट हो रहा है, यहां पर एक न्यूट्रिनो पार्टिकल है जो अपने पास स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, ठीक है, और वो इस टाइप से स्पिनिंग मोशन कर रहा है कि अपने पास इसकी प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन मोमेंटम तो पी म्यू इस टाइप से है, ये न्यूट्रिनो है, ये कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल है जिसका स्पिन मोमेंटम जस्ट ऑपोजिट होता है एस म्यू इस डायरेक्शन, और ये मूव कर रहा है अलोंग टू मिरर, मिरर के सामने। तो मिरर में जो इमेज होगी उस इमेज की जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जैसे अपन मिरर के सामने जाते हैं तो इमेज अपनी बैकवर्ड में मतलब फ्रंट में अपने पास मूव होती है, तो इसका लीनियर मोमेंटम तो क्या हो गया, पी म्यू की डायरेक्शन ये हो गई, और इसके अंदर जो अपने न्यूट्रन इमेज बन रहा है इसकी हेलिसिटी, जैसे रोटेशन अपने पास चेंज नहीं होगा, जब अपने पास रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉक। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपन यहां से इधर से आने वाले पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन यहां से कर रहे हैं, इधर से आने वाले पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन यहां से कर रहे हैं, तो इसका स्पिन एस म्यू भी अपने पास इस टाइप से दिखाई देगा। जैसे इधर से क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो इसके उल्टे दिखाई देगी, तो अपने पास स्पिन मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम। मतलब मिरर में लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेकिन टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, तो इसको टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, तो इसकी जो रोटेशन स्पिन है वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो मोमेंटम तो चेंज हो गया यार, स्पिन सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो किसका फेनोमेना है, न्यूट्रिनो का, कि स्पिन मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम आर ऑपोजिटिव, हेलिसिटी इज नेगेटिव, इज नॉट द न्यूट्रिनो, बट इमेज ऑफ न्यूट्रिनो is behave as a anti-neutrino. तो means image of neutrino not conserve the parity conservation, not have that parity conservation, parity का conservation नहीं होता है, हेलिसिटी दोनों की चेंज हो गई। तो मतलब ये parity वोल्यूशन का एग्जांपल है। तो इसको अपन एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे करें, ये अपन एक मिरर इमेज के द्वारा अपने नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बाय न्यूट्रिनो ऑफ द मिरर, कि मिरर न्यूट्रिनो का जो मिरर इमेज होता है उसको अपन ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि उसमें पेरिटी कंजर्व होता है। ये अपने पास ये न्यूट्रिनो मिरर इमेज आर नॉट हैव द पेरिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो वुज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा आपने ये प्रूव कर दिया कि पेरिटी वोल्यूशन होता है बीटा डीके में। तो इसने एक सैंपल लिया, मैं वुज एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, वो केवल एक न्यूट्रिनो इमेज एग्जांपल ऑफ द पेरिटी वोल्यूशन का था। तो अपन यहां रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेंगे, सैंपल लेंगे, जिस सैंपल को वुज ने एक एक्सपेरिमेंटली उसमें डीके होने वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर इसने बताया कि उसके अंदर बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है लेकिन पेरिटी कंजर्व नहीं होती। तो इसने क्या किया, कोबाल्ट 60 एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, बीटा डीके सोर्स है, इसमें गामा पार्टिकल का भी इमिशन होता है, ठीक है। मतलब कई एनर्जी स्टेट लेवल ट्रांजिशन होता है इसमें 20, मतलब अपने पास 5th प्लस है, मिस एनर्जी। कोबाल्ट एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट्स होती है वो ये होती है 1 लेवल, 2, 3, 4। एनर्जी लेवल को अपन क्वांटम लेवल से 5 प्लस स्पिन, 4 प्लस स्पिन, 3 प्लस स्पिन,
और अपने पास लास्ट में होता है 0 + 2 4 और 0 प्लस। तो यहां पर अपने पास कोई ट्रांजिशन होता है इसमें, तो पेरिटी क्या हो रही है, 5+ स्टेट्स हैं, डेल्टा आई इजकल टू चेंज हो रहा है अपने पास, पेरिटी पॉजिटिव है। इसमें से यहां बीटा पार्टिकल नेगेटिव इमिट होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 90% जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं पूरे टोटल इमिशन, क्योंकि इमिशन तो और भी रेट होगी, इनकी जो एनर्जी है अप्रॉक्स 0.312 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की होती है। मतलब ऐसा माना गया है या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है उसके स्टेट लेवल के ट्रांजिशन के बेसिस पर, एनर्जी गैप के बेसिस पर, कि कोबाल्ट 60 की 5+ एनर्जी स्टेट्स हैं। जब न्यूक्लियन का ट्रांजिशन 4+ स्टेट में होता है तो उसमें बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होता है, और वो बीटा प्लस पार्टिकल की अदर जो रिमेन अदर स्टेट यहां से यहां आता तो बीटा पार्टिकल इमिट होता है, लेकिन वो अदर इमिट पार्टिकल से उसकी प्रोबेबिलिटी हायर होती है, वो 99% होती है, 1% बीटा अदर एनर्जी के इमिट होते हैं। तो इस एनर्जी के जो पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं वो है 0.312 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा अपने पास यहां से ट्रांजिशन यहां होता है तो भी कोई बीटा पार्टिकल का इमिट होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहां से यहां होता है तो गामा पार्टिकल का इमिशन भी होता है, गामा रे। यहां से डायरेक्ट यहां पर इमिट होता है, वो भी गामा रे होता है। तो वो कई टाइप के सिस्टमेटिक जो अपने पास क्या है, सिस्टमेटिक डीके के अंदर गामा रेज और बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन होता है। तो अपन इस 90% जो फिक्स एनर्जी रेंज में इमिट होने वाले बीटा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया एक फाइनाइट डायरेक्शन में, ताकि इसकी पेरिटी कंजर्व होती है या नहीं होती इसको गेन किया जाए। तो पहले सबसे पहले तो लिख देंगे कोबाल्ट 60 के बारे में कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में सिस्टमेटिक डीके इस टाइप से होता है एनर्जी लेवल्स में, जिसमें बीटा माइनस पार्टिकल भी डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, लेकिन 99% जो बीटा पार्टिकल होते हैं इस एनर्जी के होते हैं, वो इस एनर्जी से इस एनर्जी स्टेट के लेवल के ट्रांजिशन से होते हैं। बाद में अदर टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, उनके द्वारा भी न्यूक्लियस में गामा रे बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इस बीटा माइनस पार्टिकल वाला जो इस एनर्जी का रेंज है उसके कंपैरिजन में लेस होती है। तो ये तो होता है कोबाल्ट 60 सैंपल के बारे में इंट्रोड्यूस। कोबाल्ट 60 का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर स्पिन नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होता है, ए फाइनाइट एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट होता है किसमें, कोबाल्ट 60। तो अपन कोबाल्ट 60 जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के एटम्स को अलाइन कर सकते हैं, मतलब एक लीनियरली लाइन अप कर सकते हैं। कोई भी मेटल जो मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी को इंड्यूस करता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम कंसिस्ट होता है, तो उस कंडीशन में उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करके उसके एटम्स को उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाइन अप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इस कोबाल्ट 60 को किसी सेरेमिक मतलब अपने पास अदर टाइप के मटेरियल की लेयर के ऊपर ड्रॉप करके स्पेशल अरेंजमेंट किया है इसने सोर्स में कोबाल्ट 60 का। वो सेरियम ये होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट की एक लेयर होती है, उसके ऊपर कोबाल्ट 60 सैंपल को ये सेरेनियम जो अपने मैं बोल रहा हूं, ये सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट एक मैग्नेटाइज्ड मीडियम है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कोई, तो उसके द्वारा अपन हाई परमिबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं। उसको पहले मैग्नेटाइज करके एक्सटर्नली कॉइल से, जैसे किसी मीडियम को मैग्नेटाइज हाई परमिबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक रोड को एक सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है, कोइल, तो कोइल में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब किसी कोयल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसमें फेरोमैग्नेटिक मीडियम को फिलअप करके हाई परमिबल का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं।
और उसमें अपन कोबाल्ट 60 को प्लेस करके कोबाल्ट 60 को भी क्या कर लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन के द्वारा, पोलराइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन के द्वारा लाइन अप कर लेते हैं अलोंग टू फील्ड, मतलब एक फाइनल डायरेक्शन में सभी एटम्स को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब वो मैग्नेटाइज्ड जो कोबाल्ट है, जो सभी एटम लाइनअप है, और वो बीटा डी के, गामा डी के रेडिएशंस का इमिशन करता है। तो जो बीटा पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्टिव होते हैं, गामा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो बीटा पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन ही मोशन होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो डिफ्लेक्ट होते हैं, तो एक फाइनल डायरेक्शन की ओर बीटा पार्टिकल जानी चाहिए। लेकिन उनकी स्पिन दो टाइप की हो, मान ले अपन एज्यूम करके देख लिया कि जो इमिट बीटा पार्टिकल्स है वो इस टाइप से अलाइन पार्टिकल्स एटम है एक ही डायरेक्शन में, ये मीडियम है, मतलब 4 एटम की बात करें, इसमें से बीटा पार्टिकल इस साइड में भी इमिट हो गए, बीटा माइनस पार्टिकल, और बीटा माइनस पार्टिकल इस साइड में इमिट हो गए। और वो क्यों, कि अपने पास यदि इस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो जितने बीटा पार्टिकल लाइनअप के अलोंग अप डायरेक्शन में इमिट होते हैं, उतने ही बीटा माइनस पार्टिकल लाइनअप के डाउन डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब स्पिन कंजर्वेशन या पेरिटी कंजर्वेशन होगा। मतलब उसका तो एंगुलर जो स्पिन है वो जितने पार्टिकल उसकी अप डाउन डायरेक्शन में है वो डाउन डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप डायरेक्शन में जितने मूव करे उतने डाउन डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो इसने क्या किया, दोनों को मेजर किया, लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट फाइंड आउट ऑफ हुई। तो हॉरिजॉन्टली, मतलब अपने पास, हाँ, गामा पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलरली दोनों, वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मेजर किया गया। वो वैल्यूज अपने पास पहले टाइम, स्मॉल टाइम डिस्टेंस के लिए डिफरेंट आती है, बाद में उनकी वैल्यू क्या जाती है, सेम हो जाती है। तो वूज एक्सपेरिमेंट ने अपने क्या किया, एक मैग्नेटाइज मीडियम के अंदर कोबाल्ट 60 को एक कंडक्टर कोइल्स मीडियम के द्वारा हाईली एक फाइनाइट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लिया। फिर कई सिंटिलेशन, जो बीटा पार्टिकल्स है, इनको अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए डिटेक्टर्स सेटअप कर दिए, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, और वर्टिकल या जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सब में। गामा पार्टिकल को डिटेक्टर का सिंटिलेशन काउंटर अलग से सेट कर दिया, और बीटा पार्टिकल को काउंटर का जो काउंटर्स है उनको अलग से सेटअप कर दिया, और फिर मेजरमेंट किया। और उस मेजरमेंट के अंदर ये फाइंड हुआ कि फाइनाइट मैग्नेटाइज डायरेक्शन के दोनों साइडों में बीटा पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट फाइंड अप होती है। इसका मतलब है इस बीटा डी के प्रोसेस में बीटा पार्टिकल का नॉन कंजर्वेशन, नॉन पेरिटी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, मतलब उसमें पेरिटी का कंजर्वेशन नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था, इसने क्या किया, एक ग्लास पैक लिया, ग्लास कोटिंग ग्लास ली, जिसमें से रेडिएशन को अपन किसी विंडो के द्वारा मेजर कर सके, विंडो में से इसको ट्रांसमिट होने दे, ग्लास पैकिंग कवर्ड ले लिया। इसके अंदर अपने पास ये यू टाइप का फ्लास्क लिया, ठीक, जिसके अंदर मैग्नेटाइज मीडियम सेरेमिक मैग्नीशियम नाइट्रेट एक फेरोमैग्नेटिक मीडियम ले लिया। इस पर यहां पर एक 2 कॉइल सेट कर दी, इलेक्ट्रिक कॉइल्स, जिसके द्वारा हाईली परमिबल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू वर्टिकल डायरेक्शन में सेट कर दिया। अपन इस टाइप से एक सोलेनोइड कॉइल्स ले ली, ठीक है। यहां अपने पास कुछ डिटेक्टर्स के लिए सोडियम सिंटिलेशन डिटेक्टर, सोडियम आयोडाइड सिंटिलेटर होता है, ठीक है, इसके द्वारा डिटेक्टर लगा दिया गया।
एक अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में अपन मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं वहां मेजरमेंट में दो रहे, यहां एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सिंटिलेशन काउंटर लगा दिया दोनों तरफ सोडियम आयोडाइड का। एक अपने पास इसने वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर भी क्या लगा दिया, सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर लगा दिया, ठीक है। और अपने हाईली मैग्नेटाइज कर दिया पूरे कोबाल्ट 60 को यहां रख दिया इस फील्ड में, और जिसको लाइनअप, उसके एटम्स को लाइनअप कर लिया अलोंग टू वर्टिकली डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब क्रिएट कर ली, उस वैक्यूम ट्यूब यहां पर अपने पास एक डिटेक्टर का एक वैक्यूम ट्यूब के द्वारा इस डायरेक्शन में डिटेक्शन किया गया, और यहां से जो बीटा पार्टिकल इमिट है वो इस डिटेक्टर ट्यूब के अंदर इमिट होंगे, और यहां से एक अपने पास डिटेक्टर, और किसका डिटेक्टर, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में दो तो सिंटिलेशन डिटेक्टर सेट कर दिए जो गामा डिटेक्टर्स हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डायरेक्शन में अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में भी क्या कर दिया, दो डिटेक्टर सेट कर दिया वो बीटा पार्टिकल के लिए। तो इसने बाद में इस पूरी ग्लास ट्यूब, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसने जब मेजरमेंट किया कि ये जो डिटेक्टर, ये वैक्यूम ट्यूब है कोई, ठीक है, तो इस वैक्यूम ट्यूब में जो अप डायरेक्शन में है और एक डाउन डायरेक्शन में थी, वहां दोनों साइड में बीटा पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट फाइंड आउट हुई, और वो डिफरेंट फाइंड आउट होना किस चीज को इंडिकेट करता है, पेरिटी नॉन कंजर्वेशन। तो क्या कहते हैं उसमें, चार तो डिटेक्टर, दो तो गामा डिटेक्टर्स के लिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और दो अपने पास बीटा माइनस पार्टिकल के डिटेक्टर के लिए जो अपने उसको लाइन अप कर रखा है, सारे कोबाल्ट 60 के एटम को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने बीटा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया, तो वो दोनों सेम नहीं आई, तो उसका मतलब पेरिटी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, और उसको पूरे ग्लास पैकेट में सील्ड करके उसको एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो अपन एक क्या क्या मेटल है इसमें, कोयल है, फेरोमैग्नेटिक मीडियम के ऊपर लेयर पर कोबाल्ट 60 की लेयर को ड्रॉप किया गया है, जिसमें से सभी पार्टिकल को लाइन अप किया गया है, और फिर डिटेक्टर्स की बेसिस पर गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन किया गया। ये अपना एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जब अपने गामा पार्टिकल्स काउंटिंग जो रेट थी वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यहां एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो काउंटिंग रेट है टाइम के साथ, काउंटिंग रेट जो डिटेक्टर में काउंट होती है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल के लिए डिक्रीज होती है और पहले वर्टिकल के लिए इंक्रीज होती है, और बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। हॉरिजॉन्टली और सिमेट्रिक में कि अपने पास में एक फाइनाइट टाइम के बाद में अपने जो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो काउंटिंग रेट है वो क्या हो जाती है, सेम, जो गामा रेज के लिए अपने सेटअप कर रखे हैं सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। और बीटा माइनस पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड की फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो मेजरमेंट था वो भी डिफरेंट था, और ये जो इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इस कोबाल्ट 60 की बीटा डी के प्रोसेस में पेरिटी कंजर्व नहीं होती। ये पेरिटी वोल्यूशन का एग्जांपल और वूज एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन, क्वेश्चन किसी भी मोड में आ सकता है, ठीक है। अपने पास एक स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन होती है जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है। देखो अपने पास एक वीक इंटरेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बीच में भी एक डिफरेंट टेबल होती है। यहां पर अपन बीटा डी के एक वीक इंटरेक्शन का एग्जांपल है, जबकि न्यूक्लियन के बीच में जो इंटरेक्शन वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो वीक इंटरेक्शन का कॉम्बिनेशन फील्ड है। तो वीक इंटरेक्शन की क्या क्या कैटेगरी होती है कि वेरी शॉर्ट रेंज, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक और वीक इंटरेक्शन का भी जैसे शॉर्ट रेंज से अपने पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का होता है इलेक्ट्रॉन और
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉनों के बीच में होता है। क्रॉस सेक्शन इसका वेरी स्मॉल होता है, किसका? वीक इंटरेक्शन का। ये कपलिंग कांस्टेंट इज ऑल्सो स्मॉल वैल्यू 10 की पावर -1 से 10 की पावर -6 इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। शॉर्ट रेंज होती है 10 की पावर -17 से लेकर 10 की पावर -16 मीटर की। वीक इंटरेक्शन का क्रॉस सेक्शन भी स्मॉल होता है 10 की पावर -39 मीटर स्क्वायर। और वीक इंटरेक्शन की जो कपलिंग कोफिशिएंट है वो भी स्मॉल होता है 10 की पावर -1 से लेकर 10 की पावर -6 इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और सर जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है फॉर वीक इंटरेक्शन, जो कितने टाइम तक होता है, वो भी वेरी शॉर्ट 10 की पावर -10 सेकेंड का होता है, सेक से भी कम होता है। वीक इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप पे अपन एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगी, वीक इंटरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो और भी कितने टाइम्स न्यूक्लियर फोर्स से कितने टाइम स्मॉलर होता है, वो 10 की पावर है -14, ठीक है। तो यहां पर अपन पास कई है कि इसके अंदर लेप्टॉन्स नंबर कंजर्व्ड होता है, आइसोस्पिन कंपोनेंट डज नॉट वेनिस, इसमें आइसोस्पिन कंजर्वेशन नहीं होता है, स्पिन कंजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और चार्ज स्टेट भी इसके अंदर क्या होती है, चेंज होती है अलाउड ट्रांजिशंस में, ठीक है। तो वीक इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कंपैरिजन में कई पॉइंट के बेसिस पर, पॉइंट व्यू के बेसिस पर डिफरेंट होती है, जिसकी टेबल आपको गिवन होगी। तो वीक इंटरेक्शन से रिलेटेड अपन को 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं, क्यों रेंज के बेसिस पर, उसकी जो अपने पास टाइम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कंजर्वेशन पेरिटी नॉन कंजर्वेशन होता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड बनता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम और जो उसका इफेक्टेंस है वो कितना होता है, इसका आउटपुट रिजल्ट जो एप्लीकेशंस है वो क्या होता है। वो वीक इंटरेक्शन का कंपेयरिंग टेबल बनानी है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पर। एक स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन वीए इंटरेक्शन, देखिए आपने बीटा ट्रांजिशन में कई बार शॉर्ट नोट हुए वीए, शॉर्ट में वी एंड ए वैसे नाम इंटरेक्शन, वीए इंटरेक्शन, ये अलग अलग है। तो 2 टाइप की होती है ये, V - ए इंटरेक्शन और एक होती है V+ ए इंटरेक्शन। मतलब इट इज आल्सो भी ए वीक इंटरेक्शन। ये किसका एग्जांपल है, एक वीक इंटरेक्शन का एग्जांपल है। तो वीक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बीटा न्यूट्रॉन के पास पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन। तो अपन यहां बीटा डीके थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो बीटा डीके के अंदर, बीटा ट्रांजिशन के अंदर ये 2 टाइप की इंटरेक्शंस होती है, किसके बीच में, लेप्टॉन्स के बीच में। और लेप्टॉन्स कौन कौन से, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। तो अपन ने 2 टाइप के सिलेक्शन रूल डिफाइन करते हैं बीटा ट्रांजिशन के, कौन कौन से, एक होता है फर्मी ट्रांजिशन रूल, एक होता है जीटी ट्रांजिशन रूल। तो दोनों में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्पिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। तो स्पिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा। तो उसी इंटरेक्शन को 2 टाइप के इंटरेक्शन में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइप के बीटा पार्टिकल न्यूट्रिनो, और उनकी स्पिन ओरिएंटेशन के बेसिस पर 2 टाइप की इंटरेक्शन होती है, इसको वीए इंटरेक्शन कहते हैं। तो पहला है कि इन द बीटा ट्रांजिशन द गिवन इंटरेक्शन बाय फर्मी सिलेक्शन रूल, और फर्मी सिलेक्शन रूल इस सिंगलेट स्टेट इमिशन में होता है। मतलब इफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन हैव द एंटी पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन, तो उस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑपोजिटली स्पिन में होते हैं, तो उस इंटरेक्शन को वी इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब फर्मी ट्रांजिशन रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन वी इंटरेक्शन। दूसरा, जीटी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग गवर्नर्ड होने वाली जो इंटरेक्शन है, मतलब
दोनों की पैरेलल स्पिन वाली पोजीशन इंटरेक्शन को ए इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस दोनों इंटरेक्शन को कंबाइंड रूप से, दोनों इंटरेक्शन यदि एक साथ हो, वो एक साथ इंड्यूस हो जाए, और फर्मी सिलेक्शन इंटरेक्शन, फर्मी ट्रांजिशन और जीटी ट्रांजिशन का दोनों का कंबाइंड फॉर्म यदि फील्ड या पार्टिकल फील्ड जनरेट हो तो वो वी ए इंटरेक्शन कहलाता है। अब लेकिन वो V प्लस ए V माइनस ए इंटरेक्शन कब होगा, समझ लिया? V इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन दोनों ही एक वीक टाइप की इंटरेक्शन है जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, मतलब बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन के बीच में होती है। तो वो इंटरेक्शन जब दोनों के बीच में स्पिन एंटी पैरेलल हो, उस टाइप की इंटरेक्शन को वी इंटरेक्शन मतलब फर्मी रूल फॉलो करती है। ए इंटरेक्शन जीटी ट्रांजिशन रूल फॉलो करती है, और दोनों एक साथ एप्लीकेबल हो उसका कॉम्बिनेशन को अपन वी ए इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए वी प्लस और वी प्लस ए और वी माइनस ए को डिफाइन करने के लिए हेलिसिटी जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बेसिस पर एक एक्सियल वेक्टर डिफाइन किया गया आर। देखो, एक रेट ऑफ एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन कैपिटल आर डिफाइन किया गया है, मतलब एक रेशियो है, दो इंटरेक्शन का रेशियो है। एक है एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन, और वो होता है ए इंटरेक्शन, को एक का नाम देते हैं। दोनों सेम एक पैरेलल ओरिएंटेशन हो। एक होता है वेक्टर इंटरेक्शन, जिसको वी नाम दिया गया। तो इस जो अपने एक रेट ऑफ वेक्टर, जो अपने पास एक क्वांटिटी डिफाइन की गई है आर, इसकी वैल्यू मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन नेगेटिव है, तो वो V माइनस ए इंटरेक्शन कहलाएगा। और एक्सियल वेक्टर की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो V प्लस ए इंटरेक्शन कहलाएगा। और दोनों वीक इंटरेक्शंस हैं, और वो बीटा डीके के अंदर इमिट होते हैं, जिसको मैंने फर्मी रूल, V फर्मी रूल से गवर्नर्ड होता है, ए जीटी रूल से गवर्नर्ड होता है, और दोनों एक साथ हो तो कंबाइंड गवर्नर वी ए इंटरेक्शन होती है, वो भी V प्लस ए V माइनस ए एक एक्सियल वेक्टर इंटरेक्शन की वैल्यू के बेसिस पर, कि वो दोनों यदि एक्सियल वेक्टर का एक रेशियो डिफाइन किया गया है एक्सियल वेक्टर का वेक्टर इंटरेक्शन से, और वो रेशियो यदि नेगेटिव है तो V माइनस ए इंटरेक्शन और पॉजिटिव है तो V प्लस ए इंटरेक्शन। ये इसके बारे में एक शॉर्ट नोट होता है। ये था अपने पास एक बीटा थ्योरी, ठीक है, जिस बीटा थ्योरी के अंदर कंप्लीट ए क्वेश्चन या कई बार दूसरा क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कि बीटा ट्रांजिशंस क्या होते हैं। बीटा ट्रांजिशन प्रोसेस तीन टाइप की होती है, तीनों के लिए क्यू वैल्यूज के फॉर्मूले। फिर बीटा ट्रांजिशन में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, फिर फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके के बेसिस पर पहले मोमेंटम स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द बीटा पार्टिकल निकालते हैं, जिससे फर्मी क्यूरी प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा अपन इसका हाफ लाइफ टाइम के द्वारा एक पैरामीटर एफ टू हाफ डिफाइन करते हैं, जिसके द्वारा अपन इसके कई टाइप के ट्रांजिशंस को कैटेगराइज कर देते हैं। दूसरा, अपन फर्मी थ्योरी का एनर्जी रेंज के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर करके इसका एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मोमेंटम स्पेस एक्सपेंशन पहले डिफाइन करते हैं। किसके लिए? बीटा पार्टिकल के लिए फर्मी थ्योरी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बेसिस पर टाइम इंडिपेंडेंट पर्ट्रीब्यूशन थ्योरी को यूज करते हुए उसमें एक मोमेंटम स्पेस रेंज में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इन मोमेंटम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसको अपन मोमेंटम एनर्जी रिलेशन से एनर्जी रेंज
स्पेस में, एनर्जी स्पेस में इसका कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर अपन एनर्जी के साथ इसका ग्राफ आता है जो बीटा प्लस के लिए, बीटा माइनस के लिए डिफरेंट आता है, वो कूलम्ब करेक्शन लॉसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर अपने पास बीटा ट्रांजिशंस के सिलेक्शन रूल्स आते हैं जो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फर्मी ट्रांजिशन सिलेक्शन, जीटी ट्रांजिशन, जिनका एनालिसिस अपन सेपरेट करते हैं। फिर उनके अंदर भी कई टाइप की कैटेगरी, जीटी ट्रांजिशन, फर्मी ट्रांजिशन में सुपर अलाउड, नॉर्मल अलाउड और फॉरबिडन, जिनका अपन क्वांटम नंबर के कंजर्वेशन बेसिस पर भी एनालिसिस अलग अलग कर सकते हैं। कोई बीटा ट्रांजिशन की इक्वेशन दे तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं उसके रेगुलेशन रूल के बेसिस पर कि वो कौन से ट्रांजिशन रूल को फॉलो कर रही है। फिर बाद में अपन एक नॉन कंजर्वेशन पेरिटी, जिसको पेरिटी वोल्यूशन कहते हैं, कि बीटा डीके के अंदर पेरिटी वोल्यूशन होता है, जो वुड एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट है वुड एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक सिंपली अरेंजमेंट के कोबाल्ट 60 पर एक ऑब्जर्वेशन लिया गया, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये डिफाइन कर दिया गया कि बीटा डीके के अंदर पेरिटी वोल्यूशन होता है, पेरिटी कंजर्व नहीं होती, और जिसका सिंपली एग्जांपल न्यूट्रिनो इमेज से दिया गया कि न्यूट्रिनो इमेज के अंदर पेरिटी वोल्यूशन होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के अंदर फर्क होता है, न्यूट्रिनो में मोमेंटम स्पिन एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो में पैरेलल होते हैं, हेलिसिटी एक के लिए प्लस होती है, एक के लिए माइनस होती है, तो दोनों मिरर, न्यूट्रिनो का मिरर इमेज एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो दोनों की हेलिसिटी अलग अलग है, इसलिए पेरिटी नॉन कंजर्व्ड हो गई, जिसको वुड एक्सपेरिमेंट के द्वारा बाद में प्रूव भी कर दिया। फिर सिंपल सी वीक इंटरेक्शन क्या होता है, वीक इंटरेक्शन का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से कंपैरिजन टेबल 5 से 6 टॉपिक बना लेते हैं। फिर अपने पास एक विशेष टाइप का शॉर्ट नोट वीए इंटरेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, जो दो टाइप की होती है, वीए, वी माइनस ए, वी प्लस ए, जो अपन फर्मी जीटी ट्रांजिशन के बेसिस पर ही इंटरेक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ये अपने पास एक फर्मी बीटा डीके का कंप्लीट एनालिसिस है, और एक सेल मॉडल का कंप्लीट एप्लीकेशन, सेल मॉडल स्ट्रक्चर, सेल मॉडल के एप्लीकेशंस, ठीक है, वो अपने डिवाइड किए थे। उनका भी अपने जो एक्सप्लेनेशन टर्म इस टाइप से किया था कि उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। तो सेकंड सेक्शन में दो मेजर पॉइंट, दो मेजर पोर्शन, बीटा डीके और सेल मॉडल, यहां से दो क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल बैक 10 सालों के क्वेश्चन में जाएं, दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी मिक्स हो जाता है। तो अपन सेकंड सेक्शन में दो ही पोर्शन स्ट्रांगली अच्छे से तैयार करने हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैंने 4 पोर्शन, 3 पोर्शन तो कंप्लीट कराए जहां से 4 क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट वाला जो पोर्शन है उसमें कोई स्मॉल पोर्शन छोड़ा है, जो आप यदि जो इन 3 पोर्शन से कट करता है या कोई चीज क्वेश्चन को छोड़ता है तो ही रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज वो जो 3 पोर्शन करवाए उसमें से भी 3 प्लस क्वेश्चन अपने पास अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पास एक न्यूक्लियर फिजिक्स का कंप्लीट स्टेप एनालिसिस है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दूसरे पेपर में। आज न्यूक्लियर फिजिक्स का यहाँ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, फिर आराम से आप वीडियो और नोट्स को रख के उसका पैरेलली आप नोट्स बनाएं। एक्सप्लेन करने की वो टॉपिक और सीक्वेंस से आपके ऐप पर डाले जा रहे हैं, तो टॉपिक स्पेस पढ़ के नोट्स का टॉपिक देख के हो सकता है कुछ मैंने जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ और आपके पास वहाँ डेरिवेशन में कुछ एक्सप्लेनेशन अलग आ रहा है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही मिलेगा। उसको पहले समझ के, उसको देख के फिर अपने लैंग्वेज में इसको राइट कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में ओके, थैंक्स।